नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेन का 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, ऐसा कौन सा इवेंट बचा है कि जब बाजार के अंदर तेजी लौटेगी? शेयर बाजार में तेजी लौटने का नाम ही नहीं ले रही है। एक आखिरी इवेंट बचा था, ये मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, ये भी निकल गया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इस बार भी ब्याज दरों में कमी नहीं करी? उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईरान के और अमेरिका की जो बैठक चल रही है ओमान में, वो किस मुकाम तक गई है और वहाँ क्या निर्णय निकल सकता है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक जो अभी वेनेजुएला से रिलायंस ने 20% डिस्काउंट पे तेल खरीदा है, उसके क्या है मायने, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है, उसको उसकी उसी के चलते आज आईएफसीआई और एलआईसी जैसी कंपनियों में तेजी देखने के लिए मिली। क्या है वैल्यूएशन, क्या आज उनकी अंतिम दौर की बैठक है? और बिटकॉइन, क्या सिल्वर, क्या चांदी, क्या शेयर मार्केट, जिस तरह देखो उधर बहुत भयंकर उतार चढ़ाव लगा हुआ है। पूरी विस्तार से समझेंगे। और फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए जो बोलते तेरी रेवड़ी खराब मेरी रेवड़ी अच्छी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक समिति का गठन किया है। दरअसल होता क्या है, एक एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से ही समझते हैं। देखो ये है बात कि एक पीआईएल दाखिल हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वो किस लिए हुई थी? ये जो फ्री की रेवड़ी बांटती है ना सरकारें कि 2-2 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, उससे होता क्या है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये चीज़ का पता चला था कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें जो मेजर रेवेन्यू है ना, वो हम कहाँ से लेते हैं? कर्ज लेते हैं। और उस कर्ज को यूज़ कहाँ करते हैं? फ्री की रेवड़ी बांटने में। मतलब ज़्यादातर हमारा जो पैसा है ना, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन है, जिस जो एक्साइज ड्यूटीज है, उसमें से ज़्यादातर जो हमारा खर्चा हो रहा है ना, वो डे टू डे यूज़ में हो जा रहा है। या हमारी पेंशन, और या मान के चलो जो हमने कर्ज लिया है, उस कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने में अगर 100 रुपये कमाए तो 24 रुपये, मतलब 1/3 हिस्सा तो हमारा उस कर्ज का ब्याज देने में चला जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ 75 रुपये है, उसमें से 60 रुपये के आसपास ऐसे पैसा है, 60 रुपये, जो हमारे डे टू डे खर्चे हो जाते हैं। तो बचा कितना? 15 रुपये। उस 15 रुपये में इंफ्रास्ट्रक्चर करें, कहाँ हम देश में इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ पे हम खर्च करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करें, ये इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आया। तब पता जब एक पीआईएल दाखिल हुई कि भाई ये जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी हल्ला बना जा रहा है, फ्री की रेवड़ी बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। कुछ नहीं होने वाला। जब चुनाव आएगा, चुनाव में सब कपड़ों के नीचे सब नंगे ही नंगे हैं, क्योंकि फिर वहाँ कोई वो क्या सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है, वो सब कुछ नहीं। फिर तो जैसे ही चुनाव आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आपने देखा कि बिहार सरकार ने 30% जितना राजस्व अपने एक ही चुनाव में बोला हटाओ, दो, खत्म करो। अभी प्रधानमंत्री जो 2,000 रुपये देता है किसान सम्मान निधि के, तो एक है 2,000 रुपये प्रति से तीन तीन किस्त देते हैं, तो 6,000। अब 1,000 बिहार सरकार अलग से देगी, कर पूरा किसान सम्मान निधि देगी। तो मतलब बिहार में अगर आप हो तो आपको 9,000 मिलेंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश में निवास करते हो तो मध्य प्रदेश में 6,000 केंद्र सरकार देती है और 6,000 आपकी राज्य सरकार देती है। टोटल हो गया 12,000। और मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना योजना के चलते अगर आपके घर में 10 कन्याएं हैं तो 10 कन्या इज इक्वल टू 1,500, मतलब 15,000 आपके महीने में आने ही है, फिक्स है। और 10 मतलब क्योंकि 3 महीने में एक बार पैसा आता, तो 45,000। तो दरअसल ये जो फ्री की रेवड़ी है, अल्टीमेटली ये पैसा वो पैसा है जिस पैसे का इकोनॉमी में कहीं भी नील बटे सन्नाटा है। आपने पैसा लिया, वो डाल दिया, काम खत्म। इसके लिए एक पीआईएल दाखिल हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी का गठन कर दिया कि भाई 3 जज की एक कमेटी होगी, वो इसकी मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन ये कहीं नहीं दिन के कुछ नहीं होने वाला, बस केवल मामला कुछ दिन चलेगा, जब चुनाव आएगा फिर ऐसे ही हो जाएगा। अब सेबी भी एफएनओ के ऊपर शिकंजा कसने वाली है, जैसे कि एसएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाए गए हैं। अब सेबी भी एक बड़ी कड़ी कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसी उनके जो टेबल पर एक फाइल है, उससे वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि जिससे जो सट्टाबाजी और जुए पर लगाम लगाई जा सके। अल्टीमेटली वॉल्यूम कम हो जाएगी। आप कर तो लोगे सब चीज, वॉल्यूम कम हो जाएगी। वहीं अगर सरकार की माने तो इस बार सरकार ने जो गेहूं का प्रोडक्शन, मतलब गेहूं के ऊपर एक लिमिट लगाए रखती है, जो एफएसएसआई है ना, जिसके ऊपर लिमिट लगाई होती है, अब वो लिमिट हटा दी है। क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर भारत में अभी इस बार जो मानसून आया वो सही आया, और जिसके चलते गेहूं का जो उत्पादन है वो पर्याप्त होने की उम्मीद है, जिससे गेहूं के ऊपर जो लिमिट लगाई गई थी वो हटा दी गई। लेकिन सरकार ने ये बोला है कि आप अपने जो पोर्टल है उस पर आंकड़ा बराबर देते रहना। अभी जो लिमिट थी वो हटा दी है, क्योंकि नहीं तो फिर सरकार को एमएसपी पे, एमआरपी पे बाई करना पड़ेगा। और पहले से ही सरकार के पास में कोटा बहुत ज्यादा है, ऐसा बात है नहीं।
सरकार एक्सपोर्ट खोल नहीं रही है गेहूं का, और इसके ऊपर जो एंट्री थी, मतलब वो एक तरह से लिमिट थी ना, वो हटा दी है। और सरकार ने जो MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर जो ज़्यादातर 7 एग्री प्रोडक्ट थे ना, उन एग्री प्रोडक्टों के अंदर अभी रोक लगा रखी है। दरअसल सरकार क्या चाहती है कि इनके अंदर सट्टेबाजी जैसी सिचुएशन ना हो जाए, जैसा आज आपको सिल्वर और सोने में दिख रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह से MCX पे ट्रेड होंगे, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि आपने वहाँ की उस डेट में कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा, उस डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा, तो इसीलिए सरकार ने से MCX से अभी रोक लगा रखी थी। अब समझ लेते हैं आज का मामला। ये है कि वेनेजुएला से सबसे पहली खरीदारी करी है रिलायंस ने 20% डिस्काउंट के साथ में। दरअसल भारत के अंदर एक ऐसी रिफाइनरी रिलायंस के पास में ही है, जामनगर रिफाइनरी, जो वेनेजुएला के तेल को अभी की डेट में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपनी रिफाइनरी में यूज़ कर सकती है। लेकिन एक बात हो रहा है कि वेनेजुएला से तेल लाना, उसको एक तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगी, उसके बाद में कुछ जो हम मिडिल ईस्ट से ऑयल लेते हैं वो उसके साथ में मिला के तब उसको रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या दरअसल फ़ोन आ रहा था तो इसलिए देखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला ये, लेकिन इसको जनता के द्वारा कितना पास आउन होगा ये एक विषय है देखने का। मुझे नहीं लगता कि जनता के द्वारा कोई चीज़ पास आउन होगी, वो सब तेरे मेरे वाले स्थिति है। अब आ जाते हैं RBI के पास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कुछ भी नहीं किया, ब्याज दरें स्थिर रखी। सरकार की मंशा क्या है? देखो, सरकार की मंशा है रुपये को संभालना। क्यों रुपये को संभालना चाहती है? हालांकि हमारे पास में अगर आउटपुट देखोगे ना कि हम कितना हमारा रिजर्व है, जो हम अगर हमारे पास में कहीं से फॉरेन रिजर्व ना आए तो हम देश को कितने दिन तक चला सकते हैं, तो लगभग 11 से 14 महीने का एटलीस्ट हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है, जो अगर कहीं से हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं आता है तो हम अपने देश को चला सकते हैं। अगर आप डेवलप कंट्रियों की बात करोगे तो उनके पास में भी 15 दिन से 1 महीने का इतना रिजर्व रहता है कि वो अपने देश को चला पाए। हमारे पास में ज़्यादा है। उसके बाद में भी RBI को 2 रास्ते बचते हैं कि RBI मार्केट में डॉलर उतार दे और रुपये को संभाल ले। लेकिन उल्टा हो रहा है, RBI ने उसे अपने हाल पे छोड़ रखा है रुपये को। जैसे कि आप MTF में कारोबार करते हैं और आपकी पोजीशन लॉस में हो तो ब्रोकर जीरो मार्क पे बेच देता है, तो जिस समय आपकी पोजीशन लॉस में होती है आपसे नहीं बिकती, वो ब्रोकर बेचता है। ऐसे ही जब आपका रुपया गिरता रहता है तो RBI उसे संभालती नहीं, क्योंकि चाहे तो वो रुपया डाल के संभाल सकती है लेकिन वो संभालती नहीं। लेकिन जब रुपया संभलता है तो तब उसे बोलती नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर रुपया संभलता कैसे है? हमारे पास में जो हमारे कामगार लोग हैं, जो रेमिडेंस के माध्यम से पैसा भेजते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे दुबई में हो, कहीं भी हो, वो जो बाहर लोग काम करते हैं या IT सर्विसेज के माध्यम से पैसा आता है, या हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, अल्टीमेटली ये पैसा नहीं भी आए ना तो भी हमारे पास में इतना पैसा है, इतना फॉरेन रिजर्व है, $723 बिलियन है। और हमारे पास का जो आउटफ्लो है ना, वो लगभग 5.8 मतलब $51 बिलियन के आसपास का एक महीने का आउटफ्लो है, जितना हम अपने फॉरेन रिजर्व से देते हैं। तो 11 महीने एटलीस्ट हमारे पास में पैसा है। अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो भारत सबसे सेफ देश है जिसके पास में इतना रिजर्व है। पाकिस्तान की भी चर्चा करूँगा, रहने दो। पाकिस्तान के पास 7 दिन का है। अगर 7 दिन उसके पास में कहीं से डॉलर नहीं आए तो भाई खाली हो जाएगा, कहना में पैसा नहीं आया बिल्कुल भी। तो इसलिए हम काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। लेकिन RBI उसके बाद में भी डॉलर मार्केट में नहीं उतार रही। RBI ने एक नियम किया, अब उसने ब्याज दर स्थिर रखी। हालांकि GDP का भी अनुमान बढ़ाया, इस बार हम GDP का भी कुछ अनुमान बना रहे हैं, और साथ में महंगाई का भी 20 बेसिस पॉइंट का उन्होंने अनुमान बढ़ाया। कहा क्यों भाई हम क्यों बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या थे, फैक्ट क्या है? उन्होंने ये कहा कि जो मेटल के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है ना, इसके चलते हमें महंगाई का जो अनुमान है वो बढ़ाना पड़ रहा है। और अभी हम फिर से रिविजन करेंगे। अभी मतलब अब फरवरी चल रहा, मार्च, तो अगले महीने फिर से रिवीजन करेंगे। उसके बाद में GDP का नेक्स्ट अनुमान लगाएंगे, और महंगाई का भी जो इन्फ्लेशन का उनका अनुमान है वो भी घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अभी कुछ पैरामीटर है जिनके ऊपर जो GST कट से क्या इम्पैक्ट हुआ, आगे फ्यूचर में क्या होगा, या हम जो ट्रेड डील हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाहे हमने अमेरिका के साथ में करी है, चाहे हमने मदर ऑफ ऑल डील करी है, इन सब के क्या इम्पैक्ट है, तो फिर से एक अनुमान करेंगे। अब एक चीज़ और भी करी है RBI ने, जो किसी को नहीं भी शायद दूसरा ध्यान नहीं दिया। दरअसल जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं ना, उनके लिए सरकार ने जो कोलेट्रल की फ्री लोन की जो सीमा थी 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जितने भी रोजगार है ना, उसमें से
60% ऐसे रोजगार हैं जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से आते हैं, मतलब छोटे और मझोले कारोबार से। उनके पास में एक दिक्कत ये रहती है कि अगर आप कोई एमएसएमई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आपके पास में गारंटी के रूप में केवल आप ही हो। अगर आप कोई बड़ी कंपनी हो, आप रिलायंस हो, आपने बोला मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो आप लोगों ने बोला बैंक ने कि आपके पास में गिरवी रखने के लिए क्या है, तो आप बोल दो कि ये तेरी फैक्ट्री रख ले। अब मान लो मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 दोने पत्तल की मशीन लगाता हूँ, मैं इस माल को गुजरात और इधर उधर एक्सपोर्ट करूंगा। अब मैं गया बैंक के पास में कि भैया मुझे दो 10 लाख रुपए दे दो, मुझे 5 मशीनें लानी है 2-2 लाख की। बैंक बोलेगा तुम्हारे पास गारंटी क्या है, तो गारंटी के पास, गारंटी के नाम पे केवल मैं हूँ। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो फ्री कोलेट्रल की सीमा थी, जो फ्री मतलब कि भाई इनसे कोई बिना गारंटी के, बिना किसी लपड़े झपड़े के इन्हें लोन दे दो, तो उस सीमा को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि भाई इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से टैरिफ से इनकी कमर टूटी है, या इनको जो व्यक्ति का कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 10 लाख में कछु नहीं है, तो वो 20 लाख चलो एक और बढ़ा लो, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। रुपया क्यों मजबूत कराए, अब आप समझो। रुपया जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके देश के अंदर विदेशी संस्थागत निवेशक आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे यार, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? अरे यार सिंपल समझाओ ना, $1 लाख एफआईआई ने डाले जब आपका रुपया था 84 रुपए में, ठीक है, तो उन्होंने वहां $1 लाख लिए, उन्हें इंडियन रुपीज में 84 लाख रुपए आ गए, बराबर है। अब उन्होंने जैसा आपके निफ्टी का रिटर्न बताते हैं, एक साल का 7% का रिटर्न है, कि 7.25 या 7.5% का रिटर्न दिया निफ्टी ने, तो उनके जो 84 लाख थे वो बढ़ के हो गए 91 लाख रुपए। अब आपका 7% रुपया कमजोर हो गया। अगर वो आज उस बेच देते हैं ना 91 लाख रुपए में, तो आज उन्हें पूरे $1 लाख भी नहीं मिल रहे, उन्हें $99,000 मिल रहे। तो अल्टीमेटली उन्हें भारत में निवेश करने का फायदा क्या बचा? कुछ भी नहीं। उन्होंने $1 लाख डाले और $99,000 निकाले, तो ऐसा धंधा थोड़ी करेंगे एफआईआई। तो एफआईआई क्या चाहते हैं? क्लियरिटी। एफआईआई ये चाहते हैं कि यार एटलीस्ट बैंक की तरफ से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से ये क्लियरिटी मिल जाए कि आप अपना रुपया और इससे कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि जब तक एफ को, जैसे जो व्यक्ति अभी पिछले जो ट्रेडिंग सेशन चल रहे थे, जो अपना बाइंग का जो ऑर्डर था वो पोस्टपोन कर रहा था, उसको मार्केट अवॉइड कर रही थी। जब आपको ऐसा लगे कि यार आज अगर मैंने 9:15 बजे ये माल नहीं खरीदा, 3:30 बजे मुझे ऊपर खरीदना पड़ेगा, तो आदमी थोड़ा बाइंग करने में जल्दी करता है। और जब आप ये देखो कि यार मैंने कल नहीं खरीदा तो अच्छा किया, आज ये इससे नीचे में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पहले से ही बायर कम है, और जो बायर बायर करने का मन बना भी रहे हैं ना, वो भी अपना जो डिसीजन है वो पोस्टपोन कर रहे हैं। और आपके देश के अंदर विदेशी संस्थागत निवेशक आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप अपने रुपये को फ्री हैंड छोड़ रहे हो। 3 बार ब्याज दरों में कमी करी है, 3 बार ब्याज दरों में कमी करने के कारण आपका रुपया यहाँ आ गया। अगर इस बार फिर से ब्याज दरों में कमी हो जाती तो रुपया 93 पे पहुंच जाता। लेकिन एक बात और भी मानने की है, ऐसा नहीं कि आपने ब्याज दरों में कमी नहीं करी है, आपने रेट कट नहीं काटा तो उसके बाद में आपका रुपया संभला, उसके बाद भी गिर गया। अगर आपने अमेरिका से जो $500 बिलियन की डील है ना खरीदने की, ये तत्काल लागू कर दी, तो इससे भी आपका रुपये पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इससे रुपये पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ में आरबीआई की ऐसी मंशा है कि भाई रुपये को संभाला जाए, जिससे जो एफआईआई है, हालांकि इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारे भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 6.75% के आसपास हो गई है। बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है? जब ब्याज दरें ज्यादा हो। जब ब्याज दरें कम हो तो बॉन्ड यील्ड घट जाती है, ठीक है ना। परिस्थिति ये बनी हुई है। आरबीआई चाहती है कि भाई रुपया संभालो, जिससे एफआईआई आए। एफआईआई तब तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें क्लियरिटी नहीं होगी। एक दिन का हवा मच गया, डील होगी, कोई भी चीज धरातल पे नहीं आई। धरातल पे नहीं आई, कारण है कि अब 26,400 का हाई बनाया तुम्हारी निफ्टी ने, उसके बाद आज 25,600 पे खड़ी है। मतलब जब तक वो चीज धरातल पे नहीं दिखने लगेगी ना, जब तक आप किसी एक को तो बोल दोगे डील होगी, तो भाई जो समझदार निवेशक है, जो सब चीजों को समझता है, वो देखेगा ना। क्योंकि आप कोई जल्दबाजी कर नहीं रहे हो। अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके जो कृषि मंत्री हैं वो बता दे रहे हैं कि हमने भारत के अंदर कृषि का जो बाजार था वो खोल लिया है। उस पर भारत ना तो उसका खंडन करता है, बस भारत चुप्पी साध लेता है। उस चुप्पी का मतलब क्या है? आप या तो बोलो कि आप गलत कह रहे हो। भाई ट्रंप ने डील कर दी, उनने बहुत घोषणा कर दी, जबकि ये जो डील हुई है ये मार्च तक होगी।
भाई मार्च तक कुछ जो उनके पूरे के पूरे खाके तैयार हुए उन पर साइन होंगे, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो बार बार जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है वो आकर बार बार क्या कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ही 4-5 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई पहले तुम पूरे खाके तैयार कर लेते ना, बाजार तो पहले भी ऐसी चल रहा था, अभी भी ऐसी चल रहा। तुमने डील की, अफवाह मचा दी, उसके बाद से कौन सा लंका लग मतलब बाजार रॉकेट हो गया। एक दिन गया फिर वहीं खड़ा हो, तो जहां से जहां था। ऐसा कोई इवेंट बचा कि जिसमें आपको ये बोलने लगे कि नहीं यार अब तो मजा आ गया। तुम्हारा बजट आगे चला गया, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारी जो साल भर से जो बड़ा इवेंट था, डील होगी, वो आगे चली गई, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। अभी वर्तमान की स्थिति में जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होनी थी वो भी होकर चली गई। अल्टीमेटली उसके बाजार भी बाद भी बाजार अगर नहीं चल रहे तो बाजार चाहते क्या है? भाई बाजार चाहते हैं कंपनियों की अर्निंग। मैं पहले भी बोला था कि जो निफ्टी का पी है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो 22 के आसपास है। तो पहले से ही जो अगर आप अपने बाजारों को, भारत के बाजार को एक कंपनी माने और पूरे विश्व के बाजारों को एक कंपनी माने, तो भारत के बाजार पी वाइज महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि अर्निंग नहीं आ रही। अर्निंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो टैरिफ टैरिफ धंधे चल रहे थे उनसे लोगों की रॉ मटेरियल महंगे होगी। अभी जैसे मैं एक बोरोसिल कंपनी का उदाहरण देता हूँ। हमारा कांच कहाँ से आता है? बोरोसिल कंपनी, उसका कांच आता है मतलब ईरान से, है ना, पूरा ऐसा मान के चलो तुम। ईरान के अंदर टैरिफ लगा हुआ है तो उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी महंगी, उसके मार्जिन गिर गए। पहले हम लोग 100 रुपये का अगर माल बना रही थी तो उसमें उसका जो खर्चा आ रहा था ना, जो मान लो मोटा मोटी 84 रुपये का खर्चा आ रहा था, तो उसका ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने का था? 16% का था। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, कंपनी खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है, अपने वित्त सलाहकार से पूछ के खरीदे। मान लो 84 रुपये का खर्चा आ रहा था एक ग्लास बनाने के लिए, अब उसी को बनाने के लिए उसे खर्चा आ रहा 87 रुपये का या 86 रुपये का, तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 2% से गिर गया। बात समझने की कोशिश करो। तो ऐसा रहता है हमारी जो कंपनियों की, जब तक अर्निंग नहीं आएगी, जब तक कुछ नहीं। जैसे आज की बात करें, आज अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेर लिया। ईरान क्या है, इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है कि दुनियादारी में ट्रंप की बात ना हो वीडियो में तो मजा नहीं आता। ट्रंप ने खुद नहीं बात कर रहा, पहले तो बोला कि आप तुर्की में आओ, इस्तांबुल में बात करेंगे। उनने बोला, ईरान ने, हम तुर्की में बात नहीं करेंगे, तुर्की नाटो का सदस्य है। उनने बोला ठीक है। कतर में? बोला नहीं, कतर भी नहीं। बोले एक काम करो, ओमान में बात कर लो। अब ओमान में बात कर रहा है लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स के साथ बात कर रहा है। कैसे? अब आप समझो उसकी डेयरिंग। डेयरिंग क्या? एक हुआ ये कि कामाकाजी ड्रोन जो कि ईरान का है, उसने चाहे तो उसने उनका जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है ना अमेरिका का, उसकी रैकिंग करने के लिए भेजा, चाहे उसने जैसे भी भेजा, उनने वो अपना ड्रोन छोड़ा, अमेरिका ने उसे मार गिराया। और अमेरिका ने बोल दिया कि युद्ध के उत्सावे वाली कार्रवाई ना करो, नहीं मैं आपको 2 मिनट में निपटा दूंगा। अब साथ में बोला कि आप आके एक बार अंतिम बार बात कर लो, अगर करनी तो, नहीं तो मैं रेडी टू फायर खड़ा हूँ। जो इब्राहिम लिंकन है ना अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, वो कहाँ खड़ा है मालूम है आपको? वो खड़ा है तुम्हारा भारत और पाकिस्तान के जो बीच में समुद्र है ना, वहां खड़ा है। तो इस तरफ से घेर लिया, उस तरफ से जॉर्डन के अंदर 20 फाइटर जेट रेडी टू फायर खड़े कर रखे हैं। किसने? अमेरिका ने। और इधर इनके पूरे के पूरे सब हैं। उसके बाद में ओमान में बैठ के प्रेशर के साथ बात कर रहा है। इधर तो अमेरिका उससे टेबल पे बात कर रहा है ईरान से, और उधर लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है अपने युद्ध की तैयारियों को अमेरिका में, कि मैं रेडी टू फायर हूँ, अगर ईरान नहीं मानता है तो हम फिर युद्ध में आ जाएंगे। अब युद्ध में आ जाएंगे तो अब इसमें कहीं ना कहीं रूस की भी एंट्री है। रूस की क्या है यार, जबरदस्ती रूस का कोई लेना देना नहीं। अरे है, रुक जा भाई, थम जा थम जा। दरअसल ये है कि रूस की ईरान के अंदर, आपको मैंने कल भी बोला था कि एक बुशहर पावर प्लांट है, रूस को उसकी पड़ी है, रूस को और कोई चिंता नहीं। और अमेरिका ऐसा जानता है कि जो रूस के यूक्रेन ईरान के जो बड़े खामनेई और बड़े लीडर है ना, ये रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी उसे जानकारी है। अंतिम दौर की बैठक है। अगर इसमें अभी आज देखने के लिए मिला आपको कि यार बाजार खुला ऊपर, उसके बाद नीचे गिर गया, फिर नीचे से रिकवरी आई, ये शॉर्ट कवरिंग है, ये 100% शॉर्ट कवरिंग है। दरअसल कल है सैटरडे और परसों है संडे, और कल इनकी मीटिंग होने वाली है। और जब मीटिंग करने वाला डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी हो, जिनको कुछ नहीं पता वो कब क्या बोल दे, कहाँ पलट जाए। पता चला अभी बोल दे कि अब हमारी डील हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सो गए। भाई तो सोमवार में आकर कहते हैं मैं डील मानता नहीं, फर्जी है सब, हमला करो भाई, हमला करो, लट मारो, लट लाओ, लट लाओ।
तो बात समझ, प्रेशर टैक्टिक्स ईरान पे इतनी आजमा रहा है अमेरिका, इतनी आजमा रहा है कि वो जैसे मदारी नहीं आता था बंदर को खेल दिखाने वाला, वो डंडा हाथ में रखता था, वो नच नच। तो प्रेशर टैक्टिक्स उस लेवल की कर रहा है अमेरिका। एक तरफ अब्राहम लिंकन जैसे फाइटर जेट, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर रखे हैं जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर जेट हैं। दूसरी तरफ सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका की सेना है। ओमान का अंदर वहां पे टेबल पे बात कर रहे हैं कि भाई चलो भाई बात कर लो। इधर सारी अपनी जितनी भी, सबको एकदम रेडी टू फायर वाली स्थिति में छोड़ दिया कि अगर एक आदेश आता है तो तुम ईरान पे हमला कर देना। विषय ये नहीं है कि ईरान पे हमला हो जाएगा, विषय ये है कि अगर ईरान ने उसके ऊपर हमला किया तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है ना उसका उल्लंघन हो जाएगा अमेरिका पे। अगर हम, हालांकि इस बात को ईरान भी जानता है कि मैं अमेरिका के सामने नहीं टिक पाऊंगा, पर लेकिन अगर अपने बचावे के लिए ईरान हमला कर भी देता है अमेरिका पे तो जो नाटो का आर्टिकल 5 है ना उसका उल्लंघन हो जाएगा। मतलब जो 32 देश हैं जो घर बैठे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है और वे भी युद्ध में आ जाएंगे। ऐसा समझ लो कि तुमने गाली सारों को दे दी, कहना मतलब मैं सारों को देख लूंगा। अब जो सारे बैठे थे उन्हें, उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, अब वे भी हाली लड़ ले लेंगे, ले बाप देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो रात बहुत मतलब परिस्थिति गंभीर वाली है। और किसने करेक्ट किया? ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप को कुछ ना कुछ चाहिए। वो ग्रीनलैंड वाला मामला भूला हूँ तो उन्होंने बोला मैं, अभी वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए जो रूस से तेल खरीदेगा वो उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। वो मंगलवार में पेश कराने वाले थे वो, लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में डाल रखा कि यार डील होगी डील होगी डील होगी, है ना। पता कुछ नहीं चलता ट्रंप का, बोल दे कि ठीक है यार तुम इसे लागू नहीं कर रहे तो एक काम करो 500% का टैरिफ लगाओ। वो ट्रंप है, वो कह सकता है, उसके जुबान के आगे सब हरा ही हरा, वो जो जो बोल दे वो सही है। वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। कई बार उसने बोल दिया मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, सब फर्जी है। मैंने बोल दिया कि जो मेरा कॉमन सेंस बोलता है वो इंटरनेशनल लॉ है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कब अपनी बात से मुकर जाएगा इसका उन्हें खुद भी मालूम नहीं है। अब डील को लेकर के भारत बहुत फूक फूक के कदम धर रहा है उनके इसी रवैये के चलते कि यार वो कब क्या कर दे। और जो अभी हमारे यहाँ जो एफआईआई नहीं आ रहे उसके पीछे वजह है हमारे रुपये का कमजोर होना। तो आरबीआई ने इस बार यही प्रयास किया है कि यार रुपये को कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा स्टेबल तो किया जाए एटलीस्ट, जिससे रुपया हमारा 89-88 के आसपास आ जाए। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है या एफडीआई है उन्हें ये तो लगने लगे कि हाँ भाई जो हमारा रिजर्व बैंक है वो रुपये के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है कि यार नहीं अब हमें करना पड़ेगा। आज की अगर बात करेंगे ना, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज खरीदारी करी है 1800 कुछ करोड़ रुपए की, और आज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली करी है, हमारे वालों ने बेच दिया 1200 करोड़ का माल। अगर आज डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो डॉलर इंडेक्स तुम्हारा 97.21 पे बना हुआ है और रुपया हमारा 90.16 पे कारोबार कर रहा है अभी। सोने चांदी में तो आग लगी पड़ी है। चांदी अगर चीन छींक देना तो ये मान लो कि चांदी का उतार चढ़ाव हो जाता है। चांदी पता है आपको 3 लाख के पार पहुंच गई थी, वो सॉरी 3 लाख के आसपास पहुंच गई थी, 2,96,000 या 2,86,000 के आसपास पहुंच गई थी। और जैसे चीन ने जरा से संकेत दिए कि मैं अपना एक्सपोर्ट खोल सकता हूँ, चांदी 2,20,000 पे आके खड़ी होगी। बताओ 80,000 की वोल्टिलिटी कौन सहन कर लेगा? बताओ ना। बिटकॉइन वहां 10% का लोअर सर्किट लगा। बिटकॉइन ने टॉप से, अगर आपने टॉप पे देखोगे तो उन्होंने 1,26,000 का हाई बनाया था और अभी वो आज 60,000 पे है। लोग बाग तो सोना चांदी बेच के बिटकॉइन में जा रहे थे कि यार बिटकॉइन पूरी दुनिया में सेफ है, बिटकॉइन में आप निवेश कर लो, टेंशन फ्री रहो। बिटकॉइन टॉप से आधा हो गया, अब क्या करोगे? चलो यार बिटकॉइन बेचो यार, हम तो सोना चांदी खरीदेंगे, सोना चांदी हमेशा बढ़ता है। अब सोना कहाँ 2 लाख, अब वो 1,40, चांदी कहाँ 4.5 लाख, अब 2,20। मतलब इतनी हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है कि आदमी जो सोने को कहता था ना कि लेके सो जा, अब वो लेके भी नहीं सो पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? अभी मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ, मेरा भाई है दीपक, उसने 1,65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे सोना खरीदा, अब 1,37 आ गया। अगले के 10 ग्राम में 35,000 रुपये साफ हो गए। अब उसके दिमाग नहीं खराब होगा? क्या कह रहे हैं यार। लेकिन जो सुनार है ना, वो जो तुम्हारा शिकागो एक्सचेंज है उसके हिसाब से आपको सोना नहीं देता, जो MCX है उसके हिसाब से सोना नहीं देता वो। अभी मेरे गुरु जी है, मैंने उनसे बोला कि जिस दिन 1,37 के आसपास का भाव था, मैं बोला आप जाके सुनार से बात कर लो। तो उनने बोले यार सुनार से यार भाई सोना तो सस्ता हो गया। नहीं नहीं, मतलब 1,55 के आसपास ही चल रहा है। अब क्या करोगे? वो बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं ना यार। अब हमारा जो टाइम है ना और जो अमेरिका का टाइम है उसमें 12 घंटे का तो एटलीस्ट गैप है ही।
हमारे यहाँ दिन है, उनके यहाँ रात है। तो जब तक उनके यहाँ शिकागो एक्सचेंज का जो फाइनल नहीं होता उसके बाद ही बाजार खुलता है। और जैसा उस दिन खुला था, तो उसी कारण सोने चांदी में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, मेटल में भी सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा बिटकॉइन में भी सुरक्षित नहीं है, शेयर बाजार में भी सुरक्षित नहीं है, बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। बैंक में आदमी जो है पैसे रख रहा है, उधर बैंक पता चल रहा है कि वो फलाना FNO कर लिया है। यूं किसने कर लिया भूल गए? याद दिलाऊं, इंडसन बैंक में पैसा कर रखा था, तो इंडसन बैंक ने फ्यूचर एंड ऑप्शन कर दिया, तो लोगों के पैसे स्वाहा। ICICI बैंक की एक महिला ने 12 लाख रुपए FNO में स्वाहा। पैसा किसका था वो? तेरे भाई का, मतलब रिटेल आदमी का। तो समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। एक बम्बई का बैंक था जिसका मतलब जो रातों रात बंद होने की कगार पे आ गया था। तो आदमी करे तो करे क्या? यहाँ पे वित्त सलाहकार की एंट्री होती है। आपको कोशिश रहना, अलर्ट रहना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सब दुनियादारी की बात कर ली, ट्रम्प की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं NSE के IPO की। हाँ, ये हुई बात, ये इंपॉर्टेंट बात। NSE ने अपनी जो आज आज उनकी बैठक चल रही है, आज आपको जो LIC के अंदर तेजी देखने के लिए मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि NSE में 10% हिस्सेदारी LIC की है। और कितना पैसा जुटाना है इसमें, NSE अपनी 5 से 8% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगी। उसमें LIC कितनी बेचेगी, SBI कितनी बेचेगी, और IFCI की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका भी इसमें हिस्सा है। उसकी पता है कीमत कितनी है? जितने उसका हिस्सा है, अगर उसको आप निकाला भी जाओ तो उसमें 52% IFCI का है। तो जितनी कंपनी की आज वैल्यू है 15,000 करोड़। IFCI की अगर टोटल कंपनी की नेटवर्थ निकाल के देखोगे तो 15,000 करोड़ है। और उसकी कंपनी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 17,000 करोड़, है ना, 16,000 करोड़। तो कंपनी तो पूरी फ्री होगी, उतना पैसा तो भाई पड़ा है। नहीं समझे? और एक बार लेमन लैंग्वेज में समझो। आपको एक दुकान मिल रही है ना, एक दुकान मिल रही है, उस दुकान की जो कीमत है वो 10 लाख रुपया है। और उस दुकान के जो गल्ले में पैसा पड़ा है ना, जो वो लाला मर गया था, उस जब मरा था, वो गल्ले में जो पैसा था ना उसके, वो था 18 लाख रुपए। आप 15 लाख की दुकान खरीद रहे हो, तो दुकान का शटर खोलते ही 18 लाख आपको पड़े मिल रहे हैं। तो दुकान कितने की पड़ी आपको? फ्री की। ये कह रहा हूं मैं, जो इनकी सब्सिडरी है। तो IFCI, LIC, SBI ऐसी कंपनियां जो अपना हिस्सा बेचेंगी NSE के IPO में। और इसकी आज बोर्ड मीटिंग है, उसकी बैठक हो रही है। बैठक में बातचीत चल रही है कि भाई कैसे कैसे है, कितना फंड जुटाओगे, कब को करोगे। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, अप्रैल तक या अप्रैल मई तक, जो NSE का IPO है वो आ जाएगा। DRHP अपनी दाखिल कर देंगे, जो आपको दिखाना कि यार पूरा स्टॉक तो गिर रहे, पूरे शेयर तो गिर रहे है ना, शेयर मार्केट गिर रही, लेकिन LIC को क्या हो गया, 7% भाग गया है। उसका कौन किसे क्या पा गया? नतीजे नहीं है जो तुम्हें लग रहा है नतीजे आ गया इसलिए भागा ना। IFCI को क्या हो गया, वो भाग गया। भाई इन्हें जो है ना खुशी अलग ही है। मतलब जैसे आपकी शादी होनी हो, आप कुंवारे हो, तो आपकी खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। क्या यार ये बात सही करे पापा, हाँ ऐसा मार गया यार, दाढ़ी में क्या शादी हो रही है। तो इन्हें वो वाली खुशी है दरअसल जो आपको देखने के लिए मिल रही है। अब चर्चा कर लेते हैं, देखो, एक टेक्निकल ग्लिच की। दरअसल जब आप FNO में काम करो या शेयर मार्केट में काम करो, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो ना, तो उसमें 5 बॉडी इन्वॉल्व रहती है। पहली जो रहती है ना, वो रहती है तुम्हारा ब्रोकर, जो जो भी हो, ब्रोकर, ग्रो हो, जलवन हो, जरोदा स्टॉक हो। उसके बाद जो सेकंड नाम आता है, वो आता है एक्सचेंज का, चाहे वो NSE हो, BSE हो, है ना, चाहे MCX हो। तीसरे नंबर पे आता है सेटलमेंट हाउस, जो सेटलमेंट कराता है, ठीक है, वो सेटलमेंट हाउस। चौथे नंबर पे जो काम होता है वो होता है डिपॉजिटरी का, चाहे वो NSDL हो, चाहे वो CDSL हो। और 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है तुम्हारा बैंक। तो इन 5 बॉडियों से मिलकर एक आपका जो शेयर खरीदा या बेचा जाता है वो होता है। अगर किसी कारणवश इन 5 बॉडियों में से किसी एक बॉडी के ने काम करना बंद कर दिया, तो सेटलमेंट तो तुम्हारा होगा, बट एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने MTF में काम करा, MTF में कोई सौदा खरीदा 1,000, ठीक है, और किसी कारण से डिपॉजिटरी का लफड़ा हो गया कुछ, या उसने टेक्निकल एरर आ गया, तो आपको वो जो सौदा है वो T+5 डेज में लेके चला जाएगा। मतलब वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा। आपने मान लो 50,000 देगा, 1.5 लाख का माल खरीदा, तो आपको वो क्या करेगा कि वो 1 लाख आपके नेगेटिव में दिखा देगा, क्या नेगेटिव में है। अगर आपने सौदा किया, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है,
दोस्त क्या भाई हैं मेरे, बसंत जी, मैंने उनको कोई स्टॉक बिकवाया आईडीबीआई, तो वो उन्हें कल टेक्निकल ग्लिच के कारण वो आईडीबीआई 500 शेयर दिखा रहा था, लेकिन वो उन्होंने परसों ही बेच दिया था। कारण ये था कि वो सेटलमेंट डिपॉजिटरी का लफड़ा था। जैसे मेरा एक क्लाइंट है भावना, उसने जीपीपीएल स्टॉक खरीदा, उनने एमटीएफ में खरीदा, लेकिन वो नॉर्मल में दिखा रहा था उसको। मेरे क्लाइंट है पंकज, उनका भी ऐसा ही हुआ। तो ये टेक्निकल ग्लिच होते हैं। तो जब भी कोई टेक्निकल ग्लिच हो तो ये 5 बॉडी काम करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यू अगर कोई गलती नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम तो होगा, रेगुलर भी होगा, पर लेकिन जिस कारण से वो हुआ है, जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया और सेटलमेंट हॉलीडे है, सेटलमेंट नहीं होगा, तो वो आपने खरीद लिया, लेकिन वो आपके पास जो डिलीवरी आएगी वो तब आएगी जब सेटलमेंट हॉलीडे खुलेगा। अगर आपने मान लो आपके पास पैसे हैं, आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा ली और उस दिन बैंक की छुट्टी है, पैसे ही नहीं आएंगे आपके अकाउंट में, अब क्या करोगे? तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब आप ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्या विषय है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे ये विषय है कि कल के दिन आपको ये पता रहे कि यार अगर जो शेयर हम खरीदते हैं या बेचते हैं ना, वो अकेला ऐसा नहीं रहता, कुछ ब्रोकर है, बस में ब्रोकर जाने कोई जाने ना, उसमें 5 बॉडी काम करती है। एक तो होता है स्टॉक ब्रोकर, एक होता है तुम्हारा एक्सचेंज, तीसरे नंबर पे होता है सेटलमेंट हाउस, चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा डिपॉजिटरी, और 5वें नंबर पे आता है बैंक। ये पांचों जब यथावत काम करते हैं तब जाके आपका स्टॉक इधर से इधर होता है। नहीं तो आप सोचोगे यार भैया ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। निफ्टी 51 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल लिफाफा लेवल में, ये जितना भी कोई जीना है लल्लू। सेंसेक्स 56 पॉइंट, मतलब सेंसेक्स तो खैर 266 पॉइंट ऊपर चढ़ा है। बैंक निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 266 पॉइंट ऊपर। अल्टीमेटली ये जीना भी कोई जीना है कि लल्लू, ये केवल लास्ट के समय में शॉर्ट कवरिंग आई इसलिए बाजार ऊपर रहा। एक तो खरीदारी का अभाव, और दूसरा जो खरीदारी भी करना चाह रहे हैं वो जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आ जाए ईरान वाले मामले पे और डील वाले मामले में, तब तक थोड़ा सा मामले को पोस्टपोन कर रहे हैं। यही कारण है कि आज थोड़ा सा ऊपर से दबाव देखने के लिए मिला। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल जोन में है, उम्मीद लग रही है शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन लोग बाग कोशिश होकर चल रहे हैं, सावधान होकर चल रहे हैं कि पता नहीं किस करवट ऊँट बैठ जाए। है ये कहावत कहाँ से बन गई? देखो, जो ऊँट होता है ना, वो ऊँट इस तरीके से बैठता है। अब जो व्यक्ति ऊँट का मालिक है ना, आप किसी ऊँट वाले से मिलना, कि मैं राजस्थान गया था तो मिला था, तो उन्होंने कहा, मैं बोला यार ये कहावत कहाँ से बनेगी, पता नहीं ऊँट किस करवट पे बैठ जाए। बोले ऊँट का जो बैठने का स्टाइल होता है ना, वो ऐसे होता है, और वो किस करवट बैठेगा वो पता नहीं रहता। हम सोच रहे इस करवट बैठेगा, वो पता चला इस करवट बैठ जाए। पता चले अभी तुम लोग शॉर्ट कर दो मान लो निफ्टी को, बात समझ रहे हो, खरीदने में कोई राय नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, तुमने शॉर्ट कर दिया कि यार अब ना ईरान पर हमला होने वाला है, तो इसलिए निफ्टी शॉर्ट कर दो आप, जो 26,000 रुपये की, 26,000 की कॉल बेच दो, और जो 24,000 की पुट बाय कर लो, ऐसा समझ लो, मोटा मोटा समझ लो। अब इन केस ईरान की अमेरिका ने बिल्कुल सब मान ली, उन्होंने कहा मैं अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे इब्राहिम लिंकन को वापस ले जा रहा हूँ, और अब हमारी बात हो गई है, इधर रूस और यूक्रेन की बात हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, और मामला सब ठंडा हो गया, कोई झगड़ा पगड़ा नहीं करना भाई, चलो अपना सब ठीक है। अब तुम्हारे क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? लग्गी लंका। मान लो तुमने सोचा कि यार नहीं, हम तो यार कॉल बाय करेंगे, हमें ऐसा लग रहा कि अब तो बात हो ही गई सब, ऐसा बात बनती नहीं। अब ट्रम्प, जो कि पता है मुंह के बड़े बोले हैं, उनने बोल दिया नहीं ये मान नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी फाइटर जेट को अपने ऐलान दे, मतलब जिनका जो मिडिल ईस्ट में, या मतलब जो ईस्टर्न कमान है, उनने बोल दिया मैं ईस्टर्न कमान को बोलता हूँ कि आप इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करो। इनने कार्रवाई करी, उनने कतर के और सऊदी अरब के एयरबेस पे हमला किया, और अमेरिका के एयरक्राफ्ट पे हमला किया। इधर उन्होंने नाटो देशों ने बोल दिया कि आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर दिया, तो बोले हम पूरे 32 देश तुम्हें मिलकर मारेंगे। इधर 32 देश आए, उधर रूस ने बोल दिया देख लेना मेरा भूसर पावर प्लांट है, अगर तुमने मार दिया तो मेरी न्यूक्लियर मिसाइल पे बटन दबाऊं मैं। तो अब हो गया पूरे विश्व के अंदर मामला गढ़ाओ। अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो बेचो रे बेचो बेचो रे बेचो बेचो। तो विश्व को अशांति नहीं, अनसर्टेनिटी में फैला रखा है ट्रम्प ने। अभी पता चला है सोना ऊपर चला गया, सोना खरीदो सोना खरीदो सोना खरीदो, चांदी खरीदो चांदी खरीदो। अभी आपको मालूम है कि रूस से भारत की सोने को लेकर की भी डील हो रखी है, और रूस अपना सोना बेचना चाह रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वो
चाइना को बेचेगा, भारत को नहीं बेचेगा, क्योंकि जो करेंसी है वो चाइना की ज़्यादा स्टेबल है हमारे अगेंस्ट में, वो अलग चीज़ है। हालांकि हमारे जो जेसीसी की जो 5-7 देश हैं, ये ओमान, बहरीन, इनके साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या खरीद देंगे बासमती चावल वहाँ बिरयानी बनवाने के लिए। खैर विषय वो नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अगर आप शेयर मार्केट में आए हो ना, तो अपने बिना वित्त सलाहकार के मत आना। अल्टीमेटली फाइनेंशियल एडवाइजर प्रति व्यक्ति का होना चाहिए, अगर नहीं है भाई, तुम ना, मेरे विचार से ऐसा है कि तुम बैंक में एफडी कर दो, अगर तुम्हें शेयर मार्केट में बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के आना, क्योंकि वैसे भी तुम वो आके कुछ उखाड़ नहीं लोगे और गवाही दोगे। 99% मेरा आंकड़ा बोलता है, सेबी बोलती है 95% एफएनओ करने वाले लॉस करते हैं। मेरे भाई मत करना। अगर आपको वित्तीय सलाहकार है, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आ जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके आप पे एक आदमी बैठा है जो आपके ऊपर ट्रैकिंग कर रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं था भेड़ खरीद लिया आपने, वो भेड़ खरीद गए, तुम कहाँ हो, घर बैठे हो, लेकिन आपने भेड़ चराने के लिए एक आदमी रख दिया, वो कौन सी भेड़ किधर जा रही है वो डंडा लेकर देख रहा है, तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। जो पीएमएस चलाते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं। आपसे 1 करोड़ रुपए डलवा दिए, मतलब ले लिए, एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में रख लिए, आपसे बोल दिया जो भी प्रॉफिट होगा, साल भर में 1 लाख का प्रॉफिट हो चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से मेरा 15% या 10% जो वो मानते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं करना, पूरे रिस्क मेरा। ठीक है। अगर उन्होंने आपको 30% का प्रॉफिट भी करवाया, तो उनके तो एटलीस्ट, अगर वो 10% का भी आपने मार्जिन रखा, तो 3 लाख उनके हो गए, और उनके 3 लाख हो गए, और 10 क्लाइंट उनके पास में 1-1 करोड़ वाले हैं, तो 30 लाख हो गए उनके। अगर 30 लाख हो गया तो साल के अगर 30 लाख हो गए, तो महीने के कितने हो गए भाई उनके। भाई जाहिर सी बात है कि 2.5 लाख रुपए महीना हो गया। अगर 2.5 लाख रुपए महीना हो गया, तो रोज का कितना हो गया भाई, 9,000 रुपये रोज हो गया। और जब व्यक्ति को 9,000 रुपये रोज मिलेगा, पीएमएस वाले को, मैं 10 क्लाइंटों में बता रहा हूँ, तो वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा वो सिर दद्दे मारेगा, क्योंकि उसे अपना क्लाइंट दिख रहा है, क्योंकि जितना उसका प्रॉफिट है। मैं किस लाइन पर चला गया, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। माहौल बहुत खराब बना हुआ है, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है, अनसर्टिनिटी बनी हुई है। आरबीआई चाहती थी कि भाई कहीं ना कहीं रुपये को संभाला जाए, इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया। ठीक है, तो अगर जो शेयर मार्केट में आते हो तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत आना। धन्यवाद, थैंक यू।